अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो सआदत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए से रिलेटेड है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ठंडा गोश्त के बारे में। लेकिन ठंडा गोश्त को पढ़ने से पहले हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में डिटेल से जानेंगे। नाम है इनका सआदत हसन और कलमी नाम है मंटू। मंटू स्कूल, कॉलेज और अपने मोहल्ले में टॉमी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्ज़ी नाम मुफ़क्किर, कामरेड, आदम, विटनम और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। मंटू 11 मई 1912 को सिमराला, ज़िला लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए थे। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में बारज़े तपेदिक 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था और मियानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार से तारीख़ वफ़ात निकाली है। सआदत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर के मंटू ज़ात से है। मंटू के वालिद का नाम है ख्वाजा गुलाम हसन था और वालदा का सरदार बेगम और दादा का ख्वाजा जमालुद्दीन। मंटू के जद्दे आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। मंटू एमए व मेडिकल स्कूल अमृतसर में चौथी जमात में दाखिल हुए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे और चौथी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। हैरत की बात है कि वो बराबर उर्दू के ही मजमून में फेल हुए। मंटू एमए और कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए। मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के इसातिज़ा जो हैं वह ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र। मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलाद थीं, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां निकहत, नुज़हत, नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलैग हैं। जैसा कि ख़ुद मंटू ने कहा है, आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला का हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में उनसे मुलाकात ना होती और मुतवातिर 3 महीने मैंने उनकी सोहबत में ना गुजारे होते तो यकीनन मैं किसी और ही रास्ते पर कामज़न होता। मंटू की पहली तहरीर बारी साहब के ही ज़ेर अदारत शाये होने वाले अखबार मसावात में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ इसी रोज़नामा में कालम निगारी से किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था, जो बारी अलैग की अदारत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे अगस्त 1934 में शाये हुआ था। कौन से? जो बारी अलैग की अदारत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के शुमारे अगस्त 1934 में शाये हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानवी मजमूए में शामिल किया। मंटू को 2 बार पागलखाने में दाखिल होना पड़ा। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तंज़िया अफसाना है जो मंटू के इब्तदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन में शाया हुआ था। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़िया अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है। मंटू के इक़बाल, मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुताल्लिक़ मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है कि फ़ादर जैसे छूटते ही हर नत्थु खैरू समझ जाएं। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ़ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो सिर्फ़ पत्थर की मूरत रह जाती है। दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख उसकी माँ है। ये भूख गद्दागिरी सिखाती है, जुराइम के तरगीब देती है, असमत फ़रोशी पर मजबूर करती है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है
जो रात को जागती है और दिन को सोने में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। मैं गलाज़त को छुपाता नहीं बल्कि उसे साफ करता हूँ। ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफ़साने पढ़िए। अगर आप इन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि ये ज़माना काबिल बर्दाश्त है। अगर वेश्या का ज़िक्र फहिश है तो उसका वजूद भी फहिश है। अगर उसका ज़िक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या के पेशे को मिटाने और उसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। जो चीज़ है उसको मनवान क्यों नहीं पेश किया जाए? टाट को एटलस क्यों बनाया जाए? गलाज़त के ढेर को उदो अंबर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए? हकीकत से इन्हिराफ क्या हमें बेहतर इंसान बनने में ममदू माउन हो सकता है? अब है मंटू के कारनामे। नावल है इनका बगैर उन्वान के तबा 1954 और तबा दोम 1983। ये मंटू का इकलौता नावल है। अफसानवी मजमुआ आतिश पारे 1936। ये पहला अफसानवी मजमुआ है और इसमें कुल 8 अफसाने शामिल हैं। मंटू के अफसाने 1940, इसमें 26 अफसाने हैं। धुआं 1941, इसमें 22 अफसाने हैं। अफसाने और ड्रामे 1943, इसमें 7 अफसाने हैं। लज़्ज़त-ए संग 1948, इसमें 3 अफसाने हैं। स्याह हाशिए 1948, इसमें 31 अफसाने हैं। चुगद 1948, इसमें 9 अफसाने हैं। ठंडा गोश्त, इसमें 8 अफसाने शामिल हैं जो कि 1950 में लिखा गया है। और खाली बोतलें खाली डिब्बे 1950, इसमें 13 अफसाने हैं। बादशाहत का ख़ात्मा 1951, इसमें 11 अफसाने हैं। यजीद 1951, इसमें 9 अफसाने हैं। नमरूद की खुदाई 1952, इसमें 12 अफसाने हैं। सड़क के किनारे 1953, इसमें 11 अफसाने हैं। ऊपर नीचे और दरमियाँ 1954। सरकंडों के पीछे 1954, इसमें 13 अफसाने हैं। फुंदने 1954, इसमें 11 अफसाने हैं। बगैर इजाज़त 1955, इसमें 11 अफसाने हैं। बुरके 1955, इसमें 11 अफसाने हैं। शिकारी औरतें 1956, इसमें 12 अफसाने हैं। रत्ती माशा तोला 1956, इसमें 10 अफसाने हैं। तंज़ो मज़ाह के मजमूए मंटू के मज़ामीन 1942, तल्ख तर्श और शीरी 1954, ऊपर नीचे और दरमियाँ 1954। ड्रामों के मजमूए आओ 1940, मंटू के ड्रामे 1940, जनाजे 1942, 3 औरतें 1942, अफसाने और ड्रामे 1943, करवट 1946, शैतान 1954। तकसीम हिंद के मौजू पर मंटू के अफसाने टोबा टेक सिंह, मोजिल, ठंडा गोश्त, खोल दो, सुहाय, राम खिलावन, गोरमुख सिंह की वसीयत, यजीद, हर नाम कौर, डार्लिंग, इज़्ज़त के लिए, वो लड़की, अंजाम बखैर। खाकों के मजमूए असमत चुगताई 1948, गंजे फरिश्ते 1952, नूरजहाँ सुरूर जहाँ 1952, लाउड स्पीकर 1955। मंटू ने कुल 8 खाके लिखे हैं। मंटू के 5 अफसाने हैं। पहला है काली शलवार, दूसरा है धुआं, तीसरा है बू, चौथा है ठंडा गोश्त, पाँचवा है खोल दो और एक ड्रामा है ऊपर नीचे और दरमियाँ। इस पर फहाशी के इल्ज़ाम के तहत फौजदारी मुकदमे चलाए गए। इनमें से इब्तदाई 3 कहानियों पर मुकदमात बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम हुए और बकिया 3 तहरीरों पर मुमलकत पाकिस्तान में। मंटू के मुताल्लिक मुख्तलिफ आरा व ख़यालात। शहज़ादा मंजर ने मंटू को गैर शऊरी, तरक्की पसंद और कृष्णचंद्र को शऊरी तरक्की पसंद करार दिया है। मोहम्मद हसन अस्करी ने मंटू को मौजू और हैयत का पेशावर कहा है। मंटू को शहीद जिन्स कहा गया है। जिन्स ने सादत हसन मंटू के यहाँ मज़हब की जगह ले ली है, ये अज़ीज़ अहमद ने कहा है। मोहम्मद हसन ने मंटू को उर्दू का बर्नाड शाह कहा है। मुमताज़ कुरैशी के मुताबिक मंटू एक फ़ितरी फ़नकार हैं। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये कृष्णचंद ने कहा है। अब हम लोग ठंडा गोश्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये तो अफसानवी मजमुआ है, लेकिन इसमें जो शामिल अफसाने हैं उसका पहला तो नाम है ठंडा गोश्त, जिसके किरदार हैं ईशर सिंह, कलवंत कौर, सरदार निहाल सिंह और कलवंत कौर का बाप। दूसरा जो इसमें अफसाना शामिल है वो है गोली 1950 में। इसके जो किरदार हैं वो हैं शफ़क़त,
जो आयशा का शौहर है, और आयशा शफकत की बीवी है। तलत, निकहत, अजीज़ और तलत और निकहत का बाप है। रहमत खुदावंदी के फूल 1950। किरदार है डॉक्टर राथर गुलाम रसूल। डॉक्टर राथर गुलाम रसूल, डॉक्टर राथर, मौलवी साहबुद्दीन, नसीमा, सैयद रमज़ान अली शाह। 3.5 आने 1950 में लिखा गया है। किरदार हैं रिजवी, नसीर, सिद्दीक, रिजवी, मंटू साहब, करीम, दर्जी, जर्जी, संतरी। पीरन का किरदार है ब्रजमोहन, मंटू, पीरन, सेठ न्याज अली, सेठ नानू भाई। खोरस्ट किरदार है मिस्टर खेशवाला, खुर्शीद खोरस्ट, सरदार जोर आवर सिंह, मंटू साहब। बासित किरदार बासित सईदा, बासित की बीवी। शारदा किरदार नसीर, करीम दलाल, शकुंतला, शारदा, मुन्नी, शारदा की बेटी। राजा दुष्यंत, शकुंतला का आशिक नईमा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ठंडा गोश्त अफसाने को। इसमें देखिए, ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज़ तेज़ आँखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ईशर सिंह जो गालबन अपने पुरागंदा ख़यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग के नीचे लटका कर उन्हें हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होठ पर बालों की सुरमई गुबार। थोड़ी की साख्त से पता चलता है कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सर निढ़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कस कर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदोकामत और खदोखाल से पता चलता है कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आँखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी कि ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फ़ौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर इस जानिब जाते हुए बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर ज़ुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गई। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा हुआ था, और उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रुख कर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपनी बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर
अपने आप से कहा, ये कुड़ी, ये दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गोरों की, बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे। ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इस रात तुम्हें हुआ क्या है? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ। उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाह गोरों की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत कौर का सुबह और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ। घुट घुट ये झफ्फियाँ तेरी निकले हटा दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मज़ाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें इस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं? मुझे अपने हाथ से जलाओ, अगर झूठ ना बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसके गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठ में गाड़ दिए। मूँछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी नज़र से देख कर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर की बालाई होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आँखों की पुतलियाँ घुमाईं और कहा, चल दफान हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होठ अपने दांतों तले दबा लिया और कुचकुचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए त्रुप चाल। कलवंत कौर का बालाई होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथ से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह से बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और ज़ोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गोरों की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूँछों में मुस्कुराया, होने दे आज जालिम। और ये कहकर उसने मज़ीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होठ दांतों तले कुचकुचाया, कान के लौं को काटा, उभरे हुए सीनों को भंभोड़ा, भरे हुए कूलों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से
लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत ना पैदा कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तारतन को कर खुद बखुद बज रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया, काफ़ी फेंट चुका है, अब पता फेंट। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतज़िर बाअमल ऐज़ा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो झिल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह के आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब ना दिया। कलवंत कौर गुस्से में उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चुड़ैल? कौन है वो उल्फती? कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं कुलवंत। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक आज़्म के साथ कहा, ईश्वर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी। खा वाह गोरो जी की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाह गौर जी की कसम, क्या उसके तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में अपना सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे फूट पड़े। कलवंत कौर की उससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सवत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद नकाहत भरी आवाज़ में इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसके मोछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले के मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुँच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झरझरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ। उसी कृपान से कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई और उसने कलवंत कौर से कहा, गाली ना दे इस भड़दी को। कलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वो है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रिंध गई, बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज़ है। कलवंत कौर उसके जवाब की मुंतज़र थी। ईश्वर सिंह, तो मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ, गला चिरा हुआ माया मेरा।
اب دھیرے دھیرے ہی ساری بات بتاؤں گا۔ اور جب وہ بات بتانے لگا تو اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کی لیپ ہونے لگے۔ کلونت میری جان، میں تمہیں نہیں بتا سکتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ انسان کڑی یا بھی ایک عجیب چیز ہے۔ شہر میں لوٹ مچی تو سب کی طرح میں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ گہنے پاتے اور روپے پیسے جو بھی ہاتھ لگے وہ میں نے تمہیں دے دیے، لیکن ایک بات تمہیں نہ بتائی۔ ایشور سنگھ نے گھاؤں میں درد محسوس کیا اور کراہنے لگا۔ کلونت کور نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بے رحمی سے پوچھا، کون سی بات؟ ایشور سنگھ نے مونچھوں پر جمے ہوئے لہو کو پھونک کے ذریعے سے اڑاتے ہوئے کہا، جس مکان پر میں نے دھاوا بولا تھا اس میں 7 آدمی تھے۔ 6 میں نے قتل کر دیے اسی کرپان سے جس سے تو نے مجھے چھوڑا سے۔ سن، ایک لڑکی تھی بہت ہی سندر، اس کو اٹھا کر میں اپنے ساتھ لے آیا۔ کلونت کور خاموش سنتی رہی۔ ایشور سنگھ نے ایک بار پھر پھونک مار کے مونچھوں پر سے لہو اڑایا۔ کلونت جانی، میں تم سے کیا کہوں، کتنی سندر تھی، میں اسے بھی مار ڈالتا، پر میں نے کہا نہیں۔ ایشور سنگھ، کلونت کور کے تو ہر روز مزے لیتا ہے، یہ میوہ بھی چکھ دیکھ۔ کلونت کور نے صرف اس قدر کہا اور میں اسے کندھے پر ڈال کر چل دیا۔ راستے میں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، راستے میں نہر کی پٹری کے پاس تھوہڑ کی جھاڑیوں تلے میں نے اسے لٹا دیا۔ پہلے سوچا کہ پھینٹوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں۔ یہ کہتے کہتے ایشور سنگھ کی زبان سوکھ گئی۔ کلونت کور نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا اور پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ایشور سنگھ کے حلق سے بامشکل یہ الفاظ نکلے، میں نے پتا پھینکا، لیکن اس کی آواز ڈوب گئی۔ کلونت کور نے اسے جھنجھوڑا، پھر کیا ہوا؟ ایشور سنگھ نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور کلونت کور کے جسم کی طرف دیکھا جس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ وہ مری ہوئی لاش تھی، بالکل ٹھنڈا گوشت۔ جانی، مجھے اپنا ہاتھ دے۔ کلونت کور نے اپنا ہاتھ ایشور سنگھ کے ہاتھ پر رکھا جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تو یہ ٹھنڈا گوشت افسانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔